गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर तीसरा शुरू करेंगे अपने मैथ का। चैप्टर नंबर तीसरा है बहुपद। 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे बहुपद। बहुपद चर और अचर दो प्रकार के व्यंजकों से मिलकर बना होता है। चर वे जिनका मान निश्चित नहीं होता, जैसे कि x, y, z, a, b, n। और अचर जितने भी काउंटिंग फिगर्स है, जितने भी नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारे सारे अचर में आते हैं। इनसे मिलकर एक बीजीय व्यंजक बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल x + 2, x² - 3, 4x + y। ये सारे चर और अचरों से मिलकर बने बीजीय व्यंजक है। इन व्यंजकों को ही अपने बहुपद बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब इनमें 2, 3 या 3 से ज्यादा पद हो। जैसे एक बहुपद है, जैसे अगर एक पद का व्यंजक देखिए अपन x या xy या x², ये सब क्या है? एक पद वाले व्यंजक है। इनमें सिर्फ एक ही पद है और कोई पद नहीं है। दूसरा x + 2 हो जाए या x² - 3 या xy + z। अब देखो इसमें दो पद आ रहे हैं ना, ये द्विपदी व्यंजक रहेगा, द्विपदी व्यंजक। और ये एक पदी व्यंजक। अब दो, एक हो गया, दो हो गया, हो सकता है 3 पद हो, जैसे कि x² + 2x + 1। 1, 2, 3 पद आ गए, ऐसे और बन जाएगा एग्जाम्पल। अब ये जो व्यंजक है ये त्रिपदी व्यंजक है। ये कौन सा व्यंजक है? त्रिपदी व्यंजक। देखो त्रिपदी व्यंजक में 3 पद हो गए। जैसे ही त्रिपदी व्यंजक के प्लस में कोई और व्यंजक आ जाए, चर आ जाए या अचर आ जाए, वेरिएबल या कांस्टेंट, कोई भी आ जाए, जो चर होता है उसको अपने वेरिएबल बोलते हैं और अचर को अपने कांस्टेंट सी से लिखते हैं। त्रिपदी व्यंजक साथ में कोई और भी आ जाए, कोई भी व्यंजक आ जाए, चाहे वो चर है चाहे वो अचर है, तो वो उसी को अपने बहुपद बोलेंगे, उसी को अपने बहुपद व्यंजक बोलेंगे। बहुपद बीजीय व्यंजक बोलेंगे उसको। फिर से देख लो, बहुपद चर और अचर दो से मिलकर बना होता है। चर वे जिनका मान निश्चित नहीं होता, अचर वे जिनका मान निश्चित होता है। जैसे भी काउंटिंग नंबर जो जितने भी हैं, सारे संख्याएं जितनी भी हैं, रूट की है, रूट में 2 आ गया, रूट में 50 या 5/2, पाई भी इसमें आता है, अचर में आता है, क्योंकि पाई का मान निश्चित होता है 22/7। पाई का मान निश्चित है ना, ये 22/7 फिक्स है। ऐसा तो नहीं कि अपने, अब देखो जैसे ये xy है, अब पता थोड़ी ना कि x का मान कितना है। हो सकता है ये 2 हो सकता है 3 हो सकता है 15 हो, ये कुछ भी हो सकता है। वैसे ये y, ये z, a, b, n कुछ जो भी है, इनके मान निश्चित नहीं है। जब तक इनके मान पता नहीं होंगे तब तक अपने इनको चर ही बोलेंगे और अचर जिनके मान निश्चित हो। अब इन दोनों से मिलकर, चर और अचर से मिलकर व्यंजक बनते हैं। कौन से? बीजीय व्यंजक। इन बीजीय व्यंजकों में एक पदी व्यंजक, 2 पदी और 3 पदी। जैसे ही 3 से ज्यादा हो जाएंगे उनको अपने बहुपद बोल देंगे। सिंपल सा है, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, 10th में तो अपने इससे आगे चलेंगे। बस पता होना चाहिए बहुपद क्या होता है। 3 पदों से ज्यादा बीजीय व्यंजक होंगे वो बहुपद में आएंगे। त्रिपदी बीजीय व्यंजक से अगर ज्यादा हो तो बहुपद में शामिल हो जाएंगे। सारे ये बहुपद ही होते हैं, बस इनके ये एक पद का है तो इसको एक पदी बहुपद बोलेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो इसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे। इसमें 3 है तो इसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे ही 3 से ज्यादा हो जाएगा उसको अपने बहुपदी बोल देंगे। क्योंकि अब बहुपद कितना भी बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें 4 या 5 ही होंगे, कितने भी हो सकते हैं। अपने बस पूर्ण संख्याएं हो या पूर्णांक हो, नंबर फिक्स हो, चलते रहते हैं ये। अब देखो बहुपद में सबसे पहला टॉपिक आता है शून्य का, कि शून्य
पहली बात तो शून्य होता क्या है, दिखता कैसे है, चीज क्या है, बहुपद। बहुपद में पहला आता है शून्य। देखो शून्य का मतलब जीरो से नहीं है, पहली बात में से याद रखना, शून्य का मतलब जीरो से नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जीरो शून्य शून्य मतलब शून्य जीरो ही है, नहीं। शून्य ऐसा मान किसका, बहुपद में। देखो बहुपद में कोई ना कोई चर होएगा, इसको अपने fx लिखते हैं। मान लो ax प्लस बी है, कोई समीकरण है ax प्लस बी, इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं हमने, या रैखिक बहुपद। अब ये जो x आ गया इसके अंदर वेरिएबल आ गए, तो ऐसा मान किसका, x का ऐसा मान जिस पर ये जो है बहुपद fx जो रैखिक बहुपद है fx, x के ऐसे मान के लिए इसका मान जीरो हो जाए। मतलब x का मान या जो रखें उसको कैलकुलेशन करें, कैलकुलेट करने के बाद में अपने पास इसका उत्तर जीरो आए, तो ये जो x था यही जो है शून्य कहलाएगा, यही इस बहुपद का शून्य होएगा। अब देखो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास बहुपद है fx बराबर x माइनस 3। अब देखो सोच के देखो कि x का मान कितना रखें कि ये सोल्व करने पर जीरो हो जाए। अब देखो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, x बराबर 1 रखता हूँ, तो f1 x की जगह 1 रखा, f1 बराबर इस x की जगह 1 रखा माइनस 3, 1 में से 3 गया माइनस का 2। देखो ये जीरो के बराबर नहीं है ना, तो फिर ये जो 1 है ये शून्य भी नहीं है। अब देखो 2 रखेंगे तो भी नहीं, माइनस का 1 आएगा, 3 रखे, देखो x बराबर 3 पर f3 बराबर 3 माइनस 3 बराबर में 0, 0 आ गया ना। तो ये जो है 3 इस बहुपद का शून्य होगा, इसका शून्य कितना आएगा, कितना होगा शून्य इसका, 3 हो गया। देखो x का वो मान, बहुपद के लिए x का वो मान जिस पर बहुपद जो है जीरो हो जाए, वही मान जो है शून्य कहलाता है। इस बहुपद के लिए x का मान 3 रखने के लिए शून्य हो गया। अब मान लो कोई बहुपद है fx बराबर 2x प्लस 1। अब या तो इसका सोच सोच के दिमाग लगाओ, तब जाके पता लगेगा कि हाँ इसका मान कितना रखें कि जीरो हो जाए। एक फिर तो 1 रखेंगे, मतलब प्लस का कुछ भी रखेंगे तो बढ़ता ही जाएगा, प्लस ही हो रहा है तो मतलब जीरो तो नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका और क्या है, देखो शून्य पे f जो है फंक्शन जो बहुपद था जीरो हो रहा था, शून्य के मान पे जीरो होता ना, तो इस बहुपद को जीरो के बराबर रख दो, 2x प्लस 1 बराबर 0। मतलब कि इसमें मान लो x है वो x ही है, और जो शून्य है वो x ही है, जिसमें x रखा हुआ है तो ये जीरो ही आएगा। आपने मान लिया ये जो x है ये इसका शून्य है, तो मतलब ये 0 के बराबर है, 0 बराबर कर दिया। अब यहाँ से 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, x का मान कितना आ गया, -1/2। यही जो मान है इस बहुपद का शून्य होगा। चेक करके देख लो, f -1/2, f -1/2 मल्टीप्लाई में x की जगह -1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, 1 - 1 0 हो गया ना। मतलब कि बहुपद में x की जगह -1/2 रखा तो उत्तर मेरे पास 0 आया। ये जो -1/2 है यही अपना क्या होएगा, इस बहुपद के लिए शून्य होएगा, इस बहुपद के लिए शून्य होएगा। शून्य 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 हो सकता है, शून्य जो है वो शून्य हो सकता है, लेकिन शून्य जो है वो शून्य नहीं होता। देखो शून्य का मतलब शून्य से नहीं है, बस कहने का मतलब क्या है इसका, इस लाइन का मतलब ये है कि जो शून्य है वो शून्य नहीं है,
शून्य का मतलब शून्य नहीं है, लेकिन शून्य जो है जीरो वो शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो बहुपद x f(x) बराबर है अपने पास x की स्क्वायर, बहुपद ही अपने पास यही है, इतना सही। अब x का वो मान जिसपे ये जीरो है, तो s अगर प्लस में कुछ भी नहीं है, माइनस में कुछ भी नहीं है, भाग गुणा भाग कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि x का मान जीरो रखने पर ही ये जीरो होएगा। जैसे x की जगह मैंने जीरो रखा, तभी जीरो की स्क्वायर जीरो, तो जीरो आया, मतलब कि x बराबर जीरो, f(x) x स्क्वायर का शून्यक है। ठीक है, किसी भी बहुपद के लिए कोई बहुपद है उसमें जीरो जो है वो शून्य आ सकता है, लेकिन शून्य का मतलब जीरो से नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई पूछे कि शून्य क्या होता है तो हमने कह दिया कि जीरो ही शून्य होता है, ऐसा नहीं है। शून्य है वो शून्य हो सकता है, लेकिन शून्य शून्य नहीं होता, वो शून्य का मतलब शून्य नहीं होता। जीरो हो सकता है, वो बात है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बहुपद कैसा है। जैसे ये बहुपद था, इसमें जीरो आ रहा था, लेकिन अपने यह नहीं कहेंगे कि शून्य की शून्य है। ठीक है, बहुपद के शून्य हो गए। अब बहुपद की मानक समीकरण, मानक समीकरण का आपको पता होगी, 9th क्लास में काफी बार आई है वो बहुपद की मानक समीकरण। क्या होती है भाई, बताओ। देखो, बहुपद की मानक समीकरण, जो बहुपद की मानक समीकरण होती है, बहुपद को f(x) से लिखते हैं अपने, फंक्शन ऑफ x का बहुपद, मतलब कि सारे के सारे जो वेरिएबल आएंगे, चर आएंगे, जितने भी चर है, ये चर है, ये सारे x से होंगे, x के अलावा कोई और नहीं होगा। a x की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कौन से बहुपद की है? ये द्विघात बहुपद की है। ये कौन, क्यों द्विघात, कैसे पता लगी? ये जो x की घात कितनी लिखी हुई, 2, यहाँ 2 लिखी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि यहाँ 1 है। 1 और 2 में मैक्सिमम कितना है? 2 है, 2 ज्यादा है ना 1 से, तो इस पूरे बहुपद की घात भी कितनी हुई? घात कितनी हुई? 2 हुई। घात की परिभाषा क्या होती है बहुपद के लिए? बहुपद में चर की उच्चतम घात ही पूरे बहुपद की घात होती है, तो ये इस बहुपद की घात होगी। और ये कितने पदी व्यंजक है? ये 3 पदी त्रिपदी व्यंजक है, ये त्रिपदी बीजीय व्यंजक है, ये त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो गया। अब देखो, ये इसको बोलते हैं अपने द्विघात द्विघात जो बहुपद है उसकी मानक समीकरण है, द्विघात बहुपद की मानक समीकरण। देखो अपने सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में ये जो है द्विघात ही चलेगा, अपने त्रिघात या त्रिघात या चतुर्घात ये वाला स्टेप ये है ही नहीं। तो अपने पूरा चैप्टर जो है वो द्विघात में पढ़ेंगे। अब आज पहली क्लास है इस बहुपद की, डे फर्स्ट है इसका आज। आगे आगे टॉपिक चलते रहेंगे, वैसे चलते हैं, काफी सारे टॉपिक है, काफी लंबा चैप्टर है वैसे। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर, किसी चर के गुणा में जो लिखा हुआ है वही उसका गुणांक है। एक्स स्क्वायर ये पूरा एक चर माना जाएगा, एक्स स्क्वायर एक चर है, हालांकि एक्स ही एक चर है, इसके अंदर चरों की संख्या पूछे तो कितनी है? सिर्फ एक्स एक ही है। कौन सा वो एक्स ही है, एक ही चर है, वो कौन सा है? एक्स है। ऐसे नहीं है कि घात 2 है तो 2 हो गए, नहीं, चर एक ही है और उनकी संख्या एक ही है, एक्स है, एक ही संख्या है और वो है भी एक एक्स अकेला। अब इस एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? ए हो गया। एक्स का गुणांक कितना होगा? एक्स का गुणांक बी होगा। और अचर कितना है? सी है। अचर कितना है? सी है। ठीक है, अब देखो ये बहुपद की मानक समीकरण होगी, एक्स का गुणांक हो गया, एक्स का गुणांक हो गया और अचर हो गया। अब शून्य और इनके गुणांकों में जो ये गुणांक आए हैं तीनों, इनमें और शून्यकों में संबंध, बहुपद के गुणांकों और शून्यक में संबंध। देखो
बहुपद में घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, शून्य भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही शून्य आएंगे। बहुपद की घात 1 थी, देखो यहाँ देखो x की पावर 1 है तो शून्य भी 1 आया था, 2 होती तो 2 आते। वो जो फंक्शन था ना f(x) बराबर x², तो आप बोलोगे कि इसमें 2 आने चाहिए, बिल्कुल सही, इसमें 2 आएंगे और दोनों ही क्यों आएंगे, 0,0 ही आएंगे, दोनों ही x की मान जो है वो 0 0 ही होंगे, दो अलग अलग नहीं होंगे, सेम होंगे मान, इसलिए इसको एक बार में 0 लिखा। अब देखो ये गुणांक है abc और शून्य 2 होंगे, पता नहीं अपने को कौन से होंगे, तो अपने ने मान लिया एक तो है अल्फा और एक मान लिया बीटा। एक तो मैंने एक शून्य को मैंने अल्फा माना, एक दूसरे को मैंने बीटा मान लिया। अब देखो जब किसी समीकरण का अपने शून्य लिखते हैं तो उससे अपने एक गुणनखंड बना सकते हैं। गुणनखंड जैसे गुणनखंड देखो मैं कैसे कह रहा हूं, जैसे अपने 6 को लिखते ना 2 × 3, तो ये 6 के 2 और 3 गुणनखंड हो गए। वैसे ही अपने इस अल्फा बीटा को, ये जो 2 शून्य है इनको इसके fx गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, गुणनखंड क्या बनेगी पहले देखो, गुणनखंड क्या बनेगी, गुणनखंड देखो चर क्या है इसमें x है, तो x माइनस अल्फा ये इसका एक गुणनखंड बनेगा, x में से अल्फा घटा है, और दूसरा क्या बनेगा x माइनस बीटा बनेगा, ये दो इसी गुणनखंड बनेंगे। देखो बनते कैसे अपने, देखो अपने बराबर में 0 रख के फिर अपने शून्य निकाल दिया, वैसे ही x माइनस अल्फा बराबर में क्या रखा मैंने 0 रख दिया, x का मान कितना आ गया अल्फा आ गया, सेम x का मान कितना आ जाएगा बीटा आ जाएगा, तो आ गया ना, तो शून्य वैसे ही है ये भी, इसको अपने गुणनखंड के रूप में लिख दिया, तो बहुपद क्या बन जाएगा fx बराबर x माइनस अल्फा, दो गुणनखंड है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस बीटा, दो गुणनखंड थे दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा और बीटा का जो भी मान होगा वो यहाँ रखने पर अपने को वापस पूरा बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब देखो मैंने मान रख दिए, मेरे पास समीकरण जो है वो सोल्व की हुई है, और यहाँ एक गुणनखंड के रूप में इसको हमने सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो पहले x का दोनों से मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई x से तो x की स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना यहाँ पे, x का मल्टीप्लाई बीटा से तो x बीटा, या बीटा x लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बीटा x, ठीक है। अब देखो इसका दोनों से हो गया, अब इसका भी इन दोनों से करना है, माइनस अल्फा का x है तो माइनस अल्फा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा का बीटा से तो अल्फा बीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर सेम रहेगा माइनस, देखो x और x कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, मैंने आगे कुछ लिख दिया, प्लस में आगे कुछ लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x को मैं बाहर कॉमन निकाल दिया प्लस अल्फा बीटा। देखो कॉमन मतलब बेनिश निकालना, जो भी स्टेप इन दोनों में सेम आ रहा है, गुणा में है तो ये x इसके गुणा में है, x इसके और ये दोनों माइनस में है, तो ये x है ना दोनों में से बाहर निकल जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बेनिश आ जाएगा। अब देखो ये जो समीकरण है ये सोल्व होगी, ये भी f(x) के बराबर है, ये समीकरण है जो ये भी fx के बराबर है, दोनों ही समीकरण आपस में fx के बराबर है, मतलब ये दोनों ही बराबर होंगे, फिर तो अल्फा की जो भी मान रखेंगे वापस ये समीकरण बन जाएगी, मतलब ये दोनों समीकरण क्या है बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो देखो कंपैरिजन करो, यहाँ x स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या है a है, यहाँ x गुणा में क्या है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या है सिर्फ और सिर्फ b, और यहाँ अल्फा बीटा है और यहाँ सिर्फ सिर्फ क्या है c है। अब देखो संबंध क्या बनेगा इन दोनों से, इन दोनों से संबंध क्या बनेगा, जो शून्यकों का योग है, ये जो देखो योग है ना अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या है बी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ अल्फा बीटा आ रहा है, यहाँ तो कोई अपना कांस्टेंट आ रहा है अलग, तो इस c का भाग कर देंगे अपने। अब देखो संबंध क्या बनेगा, संबंध ध्यान से देखना, शून्यकों का योग, देखो यहाँ x स्क्वायर की गुणा में कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ a है, मतलब इस a को यहाँ से हटाएंगे, तो हटाएंगे कैसे, a का भाग करके समीकरण में, a का भाग कैसे करेंगे,
यहाँ एक का भाग करेंगे तो ए से कट जाएगा, यहाँ से खत्म। यहाँ एक का भाग करेंगे तो ए बच जाएगा, ए बचेगा ना, बटे नहीं बचेगा, बी अपॉन ए रह जाएगा, यहाँ सी अपॉन ए रह जाएगा। तो शून्य का योग, देखो योग ही तो हो रहा है, अल्फा बीटा दो शून्य थे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, योग हो रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, बाहर माइनस लगा है लेकिन यहाँ प्लस लगा है, तो वहां क्या आ जाएगा माइनस। ये वाला मतलब ऐसे समझ लो, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, या अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते, यहाँ देख लो वहां प्लस का भी है लेकिन यहाँ माइनस का अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ माइनस लगा दो, और यहाँ बी। देखो याद करो, यहाँ पर यहाँ पे ए का भाग किया था, भाग कर देता हूँ, ए का भाग कर देता हूँ, ठीक है, ए का भाग कर दिया तो इस ए से ये कर दिया, ये खत्म, तो यहाँ ये बचेगा, ठीक है, बी अपॉन ए। अब इस माइनस को उधर भेज देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो इस शून्यकों में एक संबंध तो ये भी है शून्यकों और गुणांकों में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी क्या होता है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, अपॉन ए, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो संबंध क्या बन जाएगा, माइनस में एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग जो है, मैं कह रहा हूं बात ध्यान दो, शून्यकों का योग, यहाँ अल्फा बीटा माने थे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, कौन सा देखो बी, बी था ना, बी क्या था, एक्स का गुणांक था ना, माइनस का तो माइनस पड़ा है, एक्स का गुणांक बटे में ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी अपॉन ए, मतलब कि शून्यकों का गुणा, दोनों गुणा हो रहे हैं, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा किसके बराबर आ रहा है, सी अपॉन ए के। देखो ये भी प्लस का है, वो भी प्लस का है, तो सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो सी क्या होता है, सी क्या है अपना, अचर है, मतलब अचर, बटे ए क्या है, ये देखो ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणा, उसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद की मानक समीकरण थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और अपने ने इसके दो घात दो थी, तो अपने ने इसके दो शून्य मान लिए, जो जितनी घात होती है बहुपद की उतने ही शून्य होते हैं। दो शून्य मानने के बाद में अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दो शून्य माने, शून्यकों से हमने इसके गुणनखंड मान लिए कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो गुणनखंड है। अब जब ये दोनों गुणनखंड है अलग अलग, तो इनको गुणा के रूप में लिखेंगे तो आपस बहुपद बन जाएगा। जैसे इस 6 के दो गुणनखंड थे, 2 और 3, इन दोनों गुणा में किया तो 6 बन गया। वैसे ये दोनों गुणनखंड है, इन दोनों को गुणा किया तो ये बहुपद बन गया। गुणा करके इसको सोल्व किया तो एक समीकरण बन गया। यहाँ इस समीकरण का ये भी f(x) के बराबर है, ये भी f(x) के बराबर है, ये थी ना। अब दोनों की तुलना करो, कंपैरिजन करें, तो यहाँ a नहीं है, यहाँ a है, मतलब a को हटाना पड़ेगा। a को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग किया तो यहाँ से a हट गया, यहाँ b अपॉन a हो गया, यहाँ c अपॉन a हो गया। यह है माइनस का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, शून्य, शून्यकों का योग हो रहा है ना ये, और उनका माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसके बराबर होगा फिर, b अपॉन a। तो वही काम किया है, माइनस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर b अपॉन a, ये माइनस इधर चला जाएगा, शून्यकों का जो योग है वो माइनस b अपॉन a आ जाएगा। b क्या था, b था x का गुणांक, तो भी x का गुणांक लिख दिया वैसे हिंदी में, और a क्या था, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक लिख दिया। इसी प्रकार अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा यहाँ और यहाँ क्या है, c अपॉन a है, मतलब अल्फा बीटा किसके बराबर है, c अपॉन a। c क्या है, अचर है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो दो तीन चीजें होगी, बहुपद, शून्यक और गुणांक, और शून्यक और गुणांकों में संबंध। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपने, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखते हैं पहले बहुपद f(x) की मानक समीकरण।
माइनस में क्या थी एफ एक्स बराबर ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम इसके शून्य माने थे अल्फा और बीटा। शून्य क्या होते हैं? ऐसे मान बहुपद में x के वे मान जिन पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वही शून्य होंगे। क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा है, x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस आठ, बहुपद लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। अब इस बहुपद के अपने को शून्य निकालनी है। ठीक है, और फिर संबंध निकालना है। संबंध क्या था? शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा बराबर क्या था? अचर अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं अपने इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपने को इसको शून्य निकालने, मैंने कहा शून्य गुणनखंड के रूप में निकलने तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे होंगे तो वो देखो, या तो अपने इसमें बारी बारी से मान रख लो, ठीक है, या फिर इसके गुणनखंड कर लो। जो ये x स्क्वायर गुणांक है कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 8, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। 2 के 2 टुकड़े करो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर वापस 2 आना चाहिए। तो मैंने टुकड़े किए x की स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2। देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी आ जाएगा, और माइनस x पड़ा रहेगा माइनस का 8। x की स्क्वायर माइनस 4 x का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, और माइनस में 8। अब देखो इन दोनों स्टेप में से क्या कॉमन आ रहा है? x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो मैंने x को कॉमन निकाल दिया। x कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा माइनस में 4 बचेगा प्लस ये जो x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो 8 में से 2 कैसे बाहर निकलेगा? 8 के टुकड़े देखो क्या होते हैं? 8 के टुकड़े 4 × 2 होते हैं ना, तो ये 2 जो है बाहर आ जाएगा और अकेला 4 बच जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल दिया, x पड़ा रहा माइनस में 4 पड़ा रहा। हमेशा जब भी आप गुणनखंड करो तो याद रखना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम बननी चाहिए। सेम बनेगी तभी ये फिर से कॉमन आएगी, तभी गुणनखंड होगा, वरना गुणनखंड नहीं होगी। x माइनस 4 फिर से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो और x प्लस 2 बच गया, उसको लिख दो। अपने पास बहुपद क्या बनेगा अपना f(x) बराबर x माइनस 4 और x प्लस 2। तो समीकरण 1 और ये 2 दोनों बराबर ही हैं क्योंकि उसी को सोल्व करके ये बनाइए। इससे अपने शून्य निकालेंगे। शून्य बहुपद को 0 जिन पे मान 0 हो जाए। अब देखो x माइनस 4, यहाँ x का मान 4 में 4 में 4 जाएगा तभी पूरा 0, क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई किसी से 0 हो जाएगा। तो बारी बारी से रखेंगे अपने x माइनस 4 बराबर 0, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, देन x इक्वल माइनस 2। x का मान 4 और x का मान माइनस 2। देखो यहाँ 4 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई करो 0 सारा 0, मतलब फंक्शन 4 पे 0 हो रहा है, बहुपद जो है वो इस x बराबर 4 पे 0 हो रहा है, तो ये एक शून्य हो गया। माइनस 2 यहाँ रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ रखेंगे 2 में से 2 गए 0, सारा 0, फंक्शन 0 हो रहा है ना, तो ये दोनों से क्या है? शून्य। तो अपने पास शून्य क्या आ गए? शून्य 4 माइनस 2। शून्य क्या आ गए? 4 माइनस 2। शून्य ऊपर से शून्य निकाल लिए। अब संबंध निकालना है। सबसे पहले अपने गुणांक लिख लो। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है? कितना है x स्क्वायर गुणांक? देखो यहाँ x स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो गुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, इसके बाद x का गुणांक कितना है? x का गुणांक, x के गुणांक में देखो ये माइनस साथ में आएगा तो माइनस का 2। x का गुणांक कितना है? माइनस का 2। और अचर कितना है? अचर ये पूरा माइनस का 8 है। देखो अपने माइनस साथ में क्यों ले रहे हैं? माइनस समीकरण क्या होती है? ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, वहां प्लस होता है, मतलब b का एक प्लस रहेगा तो b प्लस का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि b प्लस का ही होगा हमेशा।
यहाँ b का मान माइनस का 2 है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गई, इसलिए यहाँ माइनस आया हुआ है। ठीक है, x के गुणा लिख दिया, x का गुणा का लिख दिया। अब संबंध क्या कहता है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। तो पहले शून्यकों का योग करो, शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग, शून्य क्या है, 4 माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस का 2, योग करना है ना, योग करते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 बराबर में 2, योग कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अपने शून्य को योग निकाल लिया। अब इस हिसाब से निकालते हैं संबंध से, योग शून्य को माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, -2, एक माइनस पहले से है क्योंकि ये वाला माइनस है, एक्स का गुणांक माइनस का 2 है तो माइनस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है तो अपॉन में माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। शून्यों का योग और ये वाला जो संबंध था दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब पहला कथन अपना सही सत्य हो गया। पहला संबंध जो है शून्यों और गुणांकों में जो संबंध होता है वो सत्य हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि दोनों गुणा, गुणा कर दो, शून्यों का गुणा, शून्यों का गुणा, शून्यों का गुणा कर दो, ये 4 और ये माइनस कर दो, 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अचर अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अचर कितने हैं, ये अचर तो माइनस का 8 है तो माइनस का 8 रख दो, अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 1 है, 1 रख दो, कितना हो गया, 1 से नीचे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, माइनस का 8। देखो ये दोनों से बराबर आ रहे हैं, ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं, तो अतः अपना जो शून्यों का गुणांकों, शून्यों और गुणांकों में जो संबंध है वो सत्यापित होता है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, वो आप ट्राई करना। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 fx है, ये बहुपद अपना, इसको सॉल्व करना है।